हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे। दिस इज सत्यभामा चंद्रा फ्रॉम एपीएसएम कॉलेज बरौनी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो पिछले क्लास में हमने पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट पे बात की थी। आज हम टाइप अप्रोच पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकार जो टाइप है, जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रकार सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि आज के समय में इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हुई है। तो हमारे प्राचीन जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, उन्होंने भी बहुत सारे पर्सनालिटी के प्रकार बतलाए हैं। तो आज से 2400 वर्ष पूर्व भी इसके बारे में एक सिद्धांत दिया गया था कि पर्सनालिटी को कैसे कैटेगरीज में रखा जाए। उसी तरह से हिपोक्रेट्स, जो एक चिकित्सक थे, एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे, उन्होंने प्रकार सिद्धांत दिया था 400 बीसी में। और उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे द्रव्य होते हैं, फ्लूइड होते हैं, जिसके बेस पर इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो उनका विचार था कि जो भी द्रव्य की प्रधानता जिस पर्सन में जितनी अधिक होती है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति का नेचर और बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उन्होंने जो पहला जो कैटेगरी दिया था वो है येलो बाइल, सेकेंड इज ब्लैक बाइल, थर्ड इज ब्लड एंड फोर्थ इज श्लेष्मा या फैलगम। तो ये 4 कैटेगरीज हिपोक्रेट्स ने बताए थे। तो पहला जो पॉइंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला जो है येलो बाइल, इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं, या एक शब्द में कहा जाए तो ये तुनक मिजाजी होते हैं, यानी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना इनका नेचर होता है। ऐसे लोग होते हैं ऐसे, और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ठीक है। तो और दूसरा जो कैटेगरी है वो है ब्लैक बाइल। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी क्रोधी होते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, मंदित होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। इनके हर काम में, एक्शन में एक स्लोनेस जो होता है वो देखने को मिलता है। ये स्लो स्लो करते हैं हर काम को, काफ़ी निगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं ऐसे पर्सन। ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो ब्लड, यानी ब्लड का जो नेचर वाले जो होते हैं, ये काफ़ी जॉली मूड के होते हैं, काफ़ी हैप्पी रहते हैं ऐसे लोग, काफ़ी आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। तो इनको हिपोक्रेट्स ने नाम दिया है वो है सैंगुइन टाइप। ठीक है। और चौथा जो है वो है फैलगम, यानी कि इसमें भी जस्ट लाइक ब्लैक बाइल वाला ही क्वालिटी होता है। ऐसे व्यक्ति जो है चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत निगेटिवली सोचते हैं, निगेटिव अप्रोच होता है इनका। ठीक है। तो ये जो 4 कैटेगरी हिपोक्रेट्स के द्वारा जो दी गई है, तो इसको अपने सिद्धांत जो इनका है, ये जो सिद्धांत है उस समय बहुत ही प्रचलित था, बहुत इसको मान्यता दी गई थी। लेकिन बाद में साइंटिफिक बेस नहीं हुआ इसका, क्योंकि इसके आधार पर जब भी किसी की पर्सनालिटी को जज किया जाता था तो इससे बहुत हद तक साइंटिफिक रिजल्ट नहीं आता था। इसका जो कंक्लूजन निकलता था वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता था, इसलिए इसको नकार दिया गया इस सिद्धांत को। बाद में फिर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने फिर बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर टाइप अप्रोच को बतलाया है। तो सबसे पहले जो बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम बात करेंगे। तो इसके आधार पर सबसे पहले जो नाम आता है वो है क्रेशमर का। इन्होंने 1925 में एक टाइप अप्रोच बताया था, जिसमें उन्होंने पूरी पर्सनालिटी को 4 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला जो उन्होंने कैटेगरी दिया था उसका नाम था पिकनिक टाइप्स, और सेकंड जो था उसका स्थैनिक, थर्ड का नाम था एथलेटिक, और फोर्थ इज डाइप्लास्टिक। तो ये जो 4 कैटेगरी उन्होंने दिया है, तो उसकी क्वालिटी पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है पिकनिक टाइप, इस ऐसे जो लोग होते हैं ये काफ़ी मोटे होते हैं, काफ़ी गोल मटोल जिसको आप कह सकते हैं होते हैं। इनकी गर्दन जो होती है काफ़ी छोटी होती है, और इनका जो स्वभाव जो होता है वो काफ़ी हंसमुख होते हैं, हमेशा हंसते रहना, लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक रहना, ऐसे लोग। और ये जो होते हैं काफ़ी खाने पीने में पसंद इनको आता है, खाने पीने की चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, सोना इनको काफ़ी पसंद होता है, ऐसे स्वभाव वाले। तो ये जो कैटेगरी है, इनका जो नेचर है उसके बेस पर इन्होंने एक साइक्लोइड नाम दिया है क्रेशमर ने। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है स्थैनिक टाइप, वैसे लोग जो होते हैं इनकी जो बॉडी संरचना होती है बहुत दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, और इम्यूनिटी जो सिस्टम है इनका बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, ये जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और वीक होते हैं ये काफ़ी, यानी दुबले पतले होते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो चिड़चिड़ा होता है। ऑब्वियसली जो लोग बीमार होंगे तो वो चिड़चिड़े हो ही जाएंगे। तो ये नेचर जो है एक साथ दोनों कनेक्ट होता है कि बॉडी पे भी कैसे शरीर का जो इफ़ेक्ट है वो कैसे हमारे मन पे पड़ता है, और मन का जो है शरीर पर पड़ता है। तो इस तरह से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं।
और तीसरा जो पॉइंट है वो है एथलेटिक टाइप। तो एथलेटिक का मतलब है कि व्यक्ति जो होता है हर तरह से परफेक्ट दिखता है, यानी एक तरह से आप इनको परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बैलेंस में होता है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, बहुत छोटे नहीं होते हैं, बहुत मोटे नहीं होंगे। तो इसी तरह से इनका जो नेचर भी होता है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में होता है, यानी बहुत ज़्यादा चंचल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मंद नहीं होंगे, हर चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है। चौथा जो है वो डाइस प्लास्टिक, यानी ये तीनों जो क्वालिटीज़ है इन तीनों गुणों का मिला जुला रूप इसमें देखने को मिलता है। तो क्रेस्मर के अकॉर्डिंग हमने समझा कि 4 कैटेगरीज है पर्सनालिटी के। और हम बात करेंगे अब सेकंड, यानी इसमें बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 2 साइकोलॉजिस्ट ने किया था अध्ययन। पहला क्रेस्मर का नाम आता है और दूसरा सेल्डन का। तो सेल्डन ने 1940 में सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा गया। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज में किया है, पहला है एंडोमॉर्फी, दूसरा है मेसोमॉर्फी और तीसरा है एक्टोमॉर्फी। ठीक है, तो एंडोमॉर्फी में जो क्वालिटी होती है वो जस्ट लाइक पिकनिक टाइप जैसे ही होती है, जैसा कि क्रेस्मर ने बताया है। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी सामाजिक रहेंगे, आराम पसंद होंगे, खुश मिजाज होते हैं। ठीक है, और मेसोमॉर्फी वाला जो क्वालिटी है, ऐसे लोग जो होते हैं जोखिम वाले काम को करना पसंद करते हैं, यानी जिसमें रिस्क हो और बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होते हैं, यानी किसी चीज़ को ठान लिया तो उसको करना ही करना है। ऐसे लोग में ये क्वालिटी देखने को मिलती है। तीसरा जो है एक्टोमॉर्फी, ऐसे जो पर्सन होते हैं ये लोग काफ़ी दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी के नहीं होते हैं। इनका नेचर भी उसी तरह से चिड़चिड़ा होता है, यानी क्रोधी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जो है वो एक्टोमॉर्फी वाले नेचर के लोगों में देखने को मिलता है। तो हमने अभी बात की बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, पहला है क्रेस्मर के अनुसार और दूसरा सेल्डन के अनुसार। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उसके बेस पर कितने साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है पर्सनालिटी को। तो इसमें पहला जो नाम आता है वो है यूंग। यूंग ने कैटेगरी जो दिया है उसका नाम है एक्सट्रोवर्ट एंड सेकेंड इज इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट हम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि इसका ये जो पर्सन है एक्सट्रोवर्ट नेचर का है या इंट्रोवर्ट नेचर का है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट वाले जो नेचर के लोग होते हैं उनमें खास गुण क्या क्या होती हैं जिससे हम समझते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट नेचर का है। तो एक्सट्रोवर्ट वाला जो पर्सन होता है वो काफ़ी मिलनसार होता है, इनके फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं, ये काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, इन्हें चीज़ों को जानना, क्यूरियस बहुत होते हैं ऐसे लोग। और इनमें एक और क्वालिटी होती है कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी नहीं होते हैं, ये लोग यथार्थ यानी कि जो चीज़ रियलिस्टिक है यानी प्रैक्टिकल चीज़ों को ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इस तरह सामाजिक भी होते हैं। और जो इंट्रोवर्ट जो नेचर के लोग होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं एक्सट्रोवर्ट के, यानी ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनकी जो मुख्य, अगर आप कहें कि इनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये शांत स्वभाव के होते हैं, कम बोलना इनको पसंद होता है, ये सेल्फ सेंटर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिल कर नहीं रहते हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा परंपरावादी, जिसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल होना, कंजर्वेटिवनेस इनके अंदर होता है, यानी रूढ़िवादिता जिसको कहते हैं कि चीज़ों को फॉलो करना, नियमों को पालन करना, ये सब चीज़ें इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमने 2 कैटेगरी पे बात की, एक एक्सट्रोवर्ट और दूसरा इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी के अलावा भी यूंग ने एक और नाम दिया है एम्बीवर्ट, यानी उभयमुखी नेचर वाला व्यक्ति। यानी कि हमें से जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट या पूरी तरह से इंट्रोवर्ट नेचर के नहीं होते हैं, यानी कि मिला जुला दोनों गुण। क्योंकि हो सकता है कि किसी सिचुएशन में एक ही पर्सन एक्सट्रोवर्ट का नेचर दिखलाए और फिर दूसरे सिचुएशन में इंट्रोवर्ट हो जाए। किसी को अकेला रहना भी पसंद है और पार्टी में जाना भी पसंद है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है किसी पर्सन में हो। तो इसको इसीलिए एम्बीवर्ट नेचर भी एक यूंग ने दिया है, जिसको एम्बीवर्ट कहा गया है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने यूंग के बारे में अभी जाना। दूसरा है आइजेंग। तो अगर देखा जाए तो आइजेंग ने पर्सनालिटी का कोई टाइप नहीं बतलाया, बल्कि उन्होंने 3 डायमेंशन दिए हैं। तो 3 जो डायमेंशन है, तो पहला है उसमें एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, ये पहला डायमेंशन है। दूसरा है न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी और तीसरा है साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो फंक्शन। तो पहला जो डायमेंशन उन्होंने दिया था
आइजेंक के पहले थॉट को हम समझेंगे कि उन्होंने डायमेंशन क्यों दिया। तो डायमेंशन है कि उन्होंने कहा है कि जो पर्सनालिटी हमारी जो होती है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में हो, या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो गया या पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि इसमें एक बैलेंसिंग होता है, यानी हो सकता है कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट का गुण दिखला रहा हो, फिर दूसरे ही क्षण वो इंट्रोवर्ट नेचर का दिखलाए। तो इसीलिए उन्होंने दोनों चीज़ों को एक साथ इंक्लूड किया है, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी है न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी। तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके अंदर इच्छा शक्ति की जो कमी होती है वो देखने को मिलती है, और ये जो होते हैं इनके एक्शंस में, इनके बोली में, विचार में, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ये करते हैं उसमें एक कमी देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा एक होता है थकावट की तरह करना किसी चीज़ को, बहुत एनर्जेटिक नहीं होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, और ये काफ़ी सजेशन जो होता है, किसी की भी सजेशन को बहुत इजीली मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगाते हैं, यानी एक निगेटिव एक्टिविटी इनके तरफ से देखने को मिलता है। तो ये न्यूरोटिसिज्म वाला क्वालिटी हो गया। दूसरा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये जो जितने भी क्वालिटीज़ जो दिए गए हैं, इन सब की जब कमियां जो होती जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्थिरता का गुण पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया है, इसी संदर्भ में कहा है आइजेंक ने। ठीक है, अब तीसरे चीज़ पे हम बात करेंगे, वो है साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो फंक्शन। तो साइकोटिसिज्म का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा, व्यक्ति जो होता है सेंसिटिव नहीं होता है, यानी हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में या मेरे खुद के लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति अवेयर नहीं होता है, सेंसिटिव नहीं होता है, यानी इनके अंदर पुअर कंसंट्रेशन होती है, पुअर मेमोरी होती है, और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, यानी किसी एक डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं, यानी एक निर्णय अगर लेना हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में एक्टिव नहीं हो पाते हैं, यानी इनकी एक नेगेटिव अप्रोच होती है किसी भी चीज़ में। तो ये जो है एक साइकोटिसिज्म की क्वालिटी बताया गया है। दूसरा है सुपर ईगो फंक्शन। सुपर ईगो फंक्शन का मतलब है कि ये सब जो जितने भी क्वालिटीज़ जो कहा गया अभी, उन सब में धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है। तो हमने जो अभी टाइप अप्रोच के बारे में पढ़ा है, तो पहले हम उसको एक रिमाइंड कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमने बात की। तो पहला है बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सबसे पहले जो है हिप्पोक्रेट्स ने दिया है 400 BC में, जो द्रव्य के आधार पर उन्होंने बतलाया। दूसरा है बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया क्रेशमर के द्वारा, और फिर सेल्डन ने दिया, और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में के आधार पर उसमें है यूंग का नाम पहले आता है, उसके बाद फिर आइजेंक ने। तो ये हमने आज टाइप अप्रोच के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, यानी कि हमारी पूरी पर्सनालिटी को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तत्व हैं, जिससे हमारी पूरी पर्सनालिटी प्रभावित होती है। उसमें हमारे माता पिता का क्या रोल है, हमारे एनवायरनमेंट का क्या असर होता है हमारी पर्सनालिटी पर, और दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं जिससे हमारी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर जो है बॉडी वो कैसे बनती है, यानी हमारे ग्लैंड्स जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी की संरचना कैसे होगी। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।